बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईटर टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, ये क्लास 7th और 8th की मैथमेटिक्स है और इसमें कल हमने जो डिस्कस किए थे, जो MCQs बन रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट्स में से, तो वो हमने कल वाले MCQs जो है ना, ये आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ MCQs हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो कल वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो इंशाल्लाह जितने भी MCQs बन सकते थे इस से, तो हमने वो सारे MCQs बना लिए थे कल, और उस वीडियो को आप देख लें जाके, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सेट्स में हमारे पास कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो उसकी आज हम बात करेंगे और इस सारे को आज हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम क्लास 6, 7th और 8th की जो सेट्स का चैप्टर है, इन तीनों के रिव्यू एक्सरसाइज को भी आज हम हल करेंगे, क्योंकि ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ईटर टेस्ट के लिए। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मैथमेटिक्स ग्रेड 8 की है और इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसे हम क्या करेंगे, आज वेरीफाई करेंगे कि A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के, और A इंटरसेक्शन B बराबर होता है B इंटरसेक्शन A के। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या कर देना है कि अगर आपसे आ जाए कि A यूनियन B किसके बराबर होगा, तो आपने क्या कर लेना है, ये बराबर होगा B यूनियन A के। और अगर आ जाए कि A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, तो वो आपने लगाना है B इंटरसेक्शन A के। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हैं, ये देखें यूनियन ऑफ सेट्स हैं, और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो पता होगा कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव लॉ का अगर आपको पता नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को कम्यूटेटिव लॉ का पता है तो वो इसको अगले 2 मिनट देख लें। ये देखें, हमारे पास एक सेट है, इसमें 1, 2 और 3 हैं, और इसके अलावा B सेट है, इसमें हमारे पास 1 और 2 हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। तो A यूनियन B में हम A और B का यूनियन लेते हैं, तो A वाला सेट लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3, और इसके अलावा यूनियन लगा लें, और B वाला सेट लिख लेते हैं 1 और 2। तो दोस्तों, यहाँ पे देखें कि इन दोनों को अगर आप यूनियन लेते हैं तो इन दोनों को आपने लिखना है 1 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 1 लिख लेना है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 लिख लेना है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसे भी लिख लेना है। तो A यूनियन B आपके पास आ गया है। अगर मज़ीद आप B यूनियन A करते हैं तो आपने पहले B वाला सेट लिख लेना है जो कि 1 और 2 हैं, दरमियान में यूनियन लगाना है, फिर A वाला लिखना है जो कि हमारे पास 1, 2 और 3 हैं, 1, 2 और 3 हैं। इसके बाद B यूनियन A आपके पास क्या आ जाएगा, ये B वाला आ गया, 1, 2 आ गया है, और ये 1, 2 पहले से हमने लिख लिया है, लेकिन सिर्फ 3 रहता है, तो 3 भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये B यूनियन A से भी 1, 2, 3 आ गया, और A यूनियन B से भी 1, 2, 3 आ गया, इसलिए हम इसे लिखते हैं कि A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A के। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इंटरसेक्शन का भी बिल्कुल इसी तरह के A इंटरसेक्शन B बराबर होगा B इंटरसेक्शन A के। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, दोनों आप जान चुके हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये A यूनियन इंटू B यूनियन C बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C के। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, और इसके अलावा अगर आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं तो ये A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C बराबर है A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हो सकता है आपके लिए कि आपसे पूछा जाए कि A यूनियन इंटू B यूनियन C किसके बराबर है, तो फिर आपने इसे बताना है। आपने देखना ये है कि जब आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो A यूनियन B यूनियन C तीनों को यूनियन में लिख लेना है,
और अगर आपसे एसोसिएटिव लॉ का पूछा जाए तो इधर आखिरी दो को ब्रैकेट में लिख लेना है, बी यूनियन सी को। इस साइड पे आए तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लेना है। इस साइड पे पहले आखिरी दो को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद किया था, इस साइड पे आप पहले दो को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें। इधर आखिरी दो थे, इधर पहले दो होंगे। अगर दोस्तों इधर आप पहले दो को बंद करते हैं तो इधर फिर आप आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। सो दोस्तों ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आ गया है। अगर आप इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इधर आप आखिरी दो को बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें, और दूसरी साइड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इधर आप पहले दो को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें। तो ये आपके पास क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये आपने एसोसिएटिव लॉ सीख लिया है। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये हमारे पास कौन सा है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये आपके पास कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इस बात को ज़रा जहन में रखें कि जब आपसे कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो आपके पास क्या होगा कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी होगा। पहले आपके पास यूनियन आ जाएगा, फिर ओवर इंटरसेक्शन आएगा, तो आपके पास ये वाला अमल होगा। तो आपने क्या करना है, ए यूनियन बी कर लेना है, उसके बाद इंटरसेक्शन कर लेना है, फिर ए यूनियन सी कर लेना है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों में फ़र्क बता दूँ। ये दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे आपके पास ये डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, अगर यहाँ पे मैं यूनियन लिख लेता हूँ यूनियन, तो यहाँ पे मैं पहले ए यूनियन इनटू, फिर आपके पास इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये पहले मैंने यूनियन लिखा क्योंकि यहाँ पे पहला लफ्ज़ जो था वो यूनियन का इस्तेमाल हुआ, तो ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये इज़ इक्वल टू के बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इधर फिर ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव टोटल लिख लें, लॉ ऑफ, पहले यहाँ पे यूनियन था, अगर आपके पास आ जाए इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो पहले आपके पास इंटरसेक्शन आ गया, तो आपने ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी लिख लेना है। इधर इंटरसेक्शन लिख लेना है क्योंकि पहला लफ्ज़ इंटरसेक्शन का है, तो ए इंटरसेक्शन, और फिर बकाया आपने बी यूनियन सी लिख लेना है। तो ये इक्वलिटी के बाद क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर, और इधर आप यूनियन ये वाला यू इधर लगा लेंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन सी आप ब्रैकेट के अंदर दोबारा लिख लेंगे। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ भी आ गई होगी। आगे दोस्तों देखें, ये है वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। डी मॉर्गन लॉ में आपसे पूछा जाता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे यूनियन है तो पहले आप इसके इंटरसेक्शन में तब्दील कर लें, ठीक है, और फिर आप ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए के ऊपर अपनी जगह पे लगा लें और बी के ऊपर अपनी जगह पे लगा लें। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यू इंटरसेक्शन में तब्दील हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका प्रूफ है। और इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर है, तो फिर आपने ये भी मैं आपको एमसीक्यूज़ सारे ही एमसीक्यूज़ इसी तरीके से आते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ में ये किसके बराबर आता है। तो ये इंटरसेक्शन को पहले आप यूनियन में तब्दील कर लें और फिर उसके बाद ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लें और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा लें। तो बिल्कुल यही तरीक़ेकार है। आप देखें
कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है, तो यूनियन को पहले इंटरसेक्शन में तब्दील करें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन को यूनियन में, और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ हैं दोनों, तो ये आपके पास क्या हो गए हैं, वेरीफाई। सो दोस्तों इसके बाद ये हमारे पास है वेन डायग्राम। इसे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम किस तरह डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वेन डायग्राम पिक्टोरियल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। देखें दोस्तों आपके पास ये भी आ सकता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड, तो वो आपके पास वेन डायग्राम होगा। तो दोस्तों इस तरह के MCQs आपके पास आ सकता है। और इसके अलावा यूनियन ऑफ टू सेट्स, जब आपके पास ये ए सेट है 1 2 3 4 है और बी सेट है 2 3 4 5 है, तो इसका जब आप यूनियन लेते हैं तो ये एक आपके पास दायरा आ जाएगा, ये दूसरा दायरा आ जाएगा, तो ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। तो ए वाले जो बी में मौजूद नहीं है वो सिर्फ एक ऐसा हिस्सा है जो बी में मौजूद नहीं है, बाकी 2 3 4 ये तीनों इधर मौजूद हैं, तो ए वाले में सिर्फ एक लिख लेंगे, ठीक है। और बी वाले में हमारे सिर्फ 5 ऐसा हिस्सा है जो ए में मौजूद नहीं है, तो इस बी में 5 को भी अलहदा लिख लेंगे। और जो मुश्तरक हैं 2 3 4 2 3 4 जो दोनों में मौजूद हैं उसे मुश्तरक जगह पर लिख लेना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए वाला दायरा मैंने लगा लिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों में जब मुश्तरक आएंगे, ठीक है, 2 3 4 और 2 3 4 दोनों में मुश्तरक आ रहे हैं, तब हम ये वाला दायरा इस तरीके से लगा सकते हैं। जो मुश्तरक हैं उन्हें इधर लिख लेंगे 2 3 4 के ये दोनों में मौजूद हैं, और जो ए में मौजूद है वो 1 हैं, और जो बी में मौजूद है वो 5 हैं। तो यूनियन में ऐसा होता है कि सब के सब इसके अंदर आ रहे होते हैं, तो इसलिए इस सारे को हम शेड कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। दोस्तों अगर इसके अलावा आपसे ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा डायग्राम है, तो अगर हम इन ए इंटरसेक्शन बी का देखें तो इनमें जो कॉमन चीज़ें वो 2 3 4 हैं, तो इनमें 2 3 और 4 जो कॉमन है वो आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर एक दायरा लगाएंगे और एक दायरा इधर लगाएंगे, ये ए वाला आ गया। ए में एक ऐसा हिस्सा ऐसा है जो बी में मौजूद नहीं है, और बी वाला 5 ऐसा हिस्सा है जो ए में मौजूद नहीं है, बकाए जो 2 3 और 4 हैं वो इनमें मुश्तरक हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन उस को कहते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो इसका जवाब 2 3 4 है, तो इसका हम इस तरह शेड कर लेंगे, तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया। डायग्राम के ज़रिए हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया, ये इसका जवाब है। तो दोस्तों इसके अलावा ये इंटरसेक्शन वाला भी मैंने अभी आप लोगों के लिए बता दिया है। और इसके अलावा हमारे पास जब क्या हो, व्हेन ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी लेट ए 1 2 3 एंड बी 2 3 4 5, तो ए यूनियन बी 2 3 4 5 आ जाएगा। डायग्राम हम किस तरह दिखाएंगे, डायग्राम में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी के अंदर लगाया हुआ है, 2 3 है और बी 4 और 5 है, तो ये सारा जो शेडेड रीजन है ये ए यूनियन बी का आ गया है। दोस्तों इसके बाद है यूनियन ऑफ 3 सेट्स, 3 सेटों का यूनियन किस तरह हम फाइंड करेंगे, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि पहले बी यूनियन सी मालूम कर लेंगे, बी यूनियन सी को मालूम कर लिया है। अब उसके बाद ए को भी इसके साथ शामिल कर लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी कर लेंगे, फिर तो इन्हें को शेड कर लेंगे, तो ये तीनों का आंसर हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों इसके बाद इंटरसेक्शन है 3 सेट का। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ 3 ऐसा हिस्सा था जो दोनों में मौजूद था। उसके अलावा हम इंटरसेक्शन सी भी कर लेंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन सी भी इस तरीके से आ गया है। शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। व्हेन ए एंड बी disjoint sets let a 1 2 b 3 4,
ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट। तो जब खाली सेट आएगा तो इधर अलहदा होगा और इधर अलहदा दायरा होगा। इस ए के अंदर अपने एलिमेंट होंगे, बी के अंदर अपने एलिमेंट होंगे। इसका कोई भी इलाका मुश्तरक नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट अलहदा अलहदा हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से आ जाएगा। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, जब ए और बी ओवरलैपिंग उसे कहते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो दोनों में मौजूद हो। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4 इसका आंसर आ गया है। तो इसका हमने क्या किया है, ओवरलैप कर लिया 3 और 4, तो दोनों में कॉमन है तो इस इलाके को हमने शेड कर लिया है। व्हेन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, जब आपके पास डिफरेंस हो जाए ए और बी का तब आपके पास क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब दोनों सेट का डिफरेंस हो और ख़ाली आ जाए, ए माइनस बी खाली सेट आ जाए, तो इसमें किसी भी एरिया को हम शेड नहीं करेंगे। तो बी वाले अपने लिख लेंगे और ए वाले अपने लिख लेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जब आप ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट का मालूम करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू मनफी ए होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट सारे यू वाले एलिमेंट आ जाएंगे, 4 5 6, तो 4 5 और 6 ये यू वाले एलिमेंट है तो इसे हम शेड कर लेंगे और हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 आ जाएगा। तो ये जो खुद ए है ये 1 2 3 अपनी जगह पे आ जाएंगे, इसे हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के जो अंदर आंसर आएगा उसे हम शेड करेंगे। इसके अलावा बी कॉम्प्लीमेंट भी इस तरह है कि यू वाला पार्ट हम शेड करेंगे, बी वाले पार्ट को छोड़ देंगे। आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 2 इज़ ए टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ये जो हमने लिखा है ये टेबुलर फॉर्म ऑफ ए सेट है। मैंने सारा तरतीब से बताया कि टेबुलर कौन सा होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, वो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से क्लास 6 7 8 मैथ का जो लिंक है उस पर क्लिक करें, आपको वो मिल जाएंगी। 0 ये एक सेट है, उसके अंदर 0 एक एलिमेंट है, तो इस एक एलिमेंट वाले को हम कहते हैं हैज़ 1 मेंबर, दिस सेट इज़ कॉल्ड, इस सेट को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। और ए बी सी हैज़ 3 मेंबर्स, इसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 और 3 मेंबर्स हैं। इसके अंदर 1 2 डैश डैश अप टू 7 इज़ अ फाइनाइट सेट, तो ये हमारे पास एक महदूद सेट है। और ये डैश आगे जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सेट है। पी क्यू आर एस एंड क्यू आर एस पी, तो इसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसलिए ये इक्वल सेट होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें ए बी सी है और इधर 1 2 3 है, इनकी तादाद तो बराबर है लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो बराबर नहीं है। ये चूँकि हमारे पास हिंट्स हैं और ये हमारे पास अंग्रेज़ी के हरूफ हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे इक्विवेलेंट सेट लेंगे कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल सबसेट और सबसेट नहीं है, तो 0 इसका सबसेट है क्योंकि 1 और 0 इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम 0 सेट जो है वो इसका सबसेट है, तो इसलिए हम ये वाला निशान लगाएंगे। ए बी सी इधर मौजूद है तो इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सबसेट है ए बी सी का। -1 मनफी 2, तो -1 तो इधर मौजूद है लेकिन मनफी 2 इधर मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि -1 -2 ये सबसेट नहीं है, -1 -3 और -5 का। चौथा हमारे पास है खाली सेट, सबसेट होगा इस सेट का। जो खाली सेट है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज है। हमारे पास मैंने आपको बताया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये खाली सेट के बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये ए सेट के बराबर होता है, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट, जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। पिक द करेक्ट आंसर, ए यूनियन बी आपके पास बराबर होगा एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का। ए यूनियन बी का हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म ये है और ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म ये है, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर है बी का। यहाँ पे आर है, यूनियन में आर आता है जबकि इंटरसेक्शन में एंड आता है। माइनस में क्या आता है, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का, ये जो पहला वाला आएगा ना इधर पहला वाला तो उसी का मेंबर होगा एक्स, जबकि इस दूसरे का मेंबर नहीं होगा और दरमियान में एंड आएगा। बी मनफी है तो इसलिए हम
इधर पहले ए आया था तो इधर एक्स ए का एलिमेंट था, इधर पहले बी आ गया तो इधर एक्स बी का एलिमेंट मेंबर है। एक्स सच दैट एक्स मेंबर है बी का एंड एक्स मेंबर नहीं है ए का। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए के। तो इधर दोस्तों आप देखें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा खाली सेट के, देन ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट। यू मनफी यू, तो ये आपके पास यू यानी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। एक का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर ए कॉम्प्लीमेंट। सो दोस्तों इसके बाद आपके पास एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर है बी का सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी। यू मनफी ए बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट का और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए के ऊपर जब हम सी लिख लें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लास 8 मैथमेटिक्स का रिव्यू एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हमारे पास ए खाली जगह इज़ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास इस खाली जगह में आता है सेट। दूसरा हमारे पास है डब्ल्यू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर। तीसरा हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। और चौथा एमसीक्यूज हमारे पास है सेट दैट कंटेन ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है। और पांचवा हमारे पास है इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट आर टेकन। इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट हम लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्लास 6, 7, 8 के रिव्यू एक्सरसाइज भी कर लिए हैं दोस्तों, और हमारे पास और भी जितने MCQs थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी छोटा सा पैगाम कहीं ना कहीं फैल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।